तिहाड़ जेल में जहां एक ही सेल में 40-50 कैदी ठूस दिए जाते हैं, वहां पप्पू यादव का 3-3 सेल पर कब्जा था। नाच गाना से लेकर शाही डिनर सब कुछ तिहाड़ के अंदर ही होता था। असल में यह हमारे सिस्टम की नाकामयाबी है जो शेर सिंह राणा जेल तोड़कर भाग गया। जेल में एक डबल एजेंट भी था, रॉ और आईएसआई दोनों के लिए काम करता था। पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे और सेल के अंदर ही पप्पू यादव का पर्सनल जिम था। पैसे डबल एजेंट के थे और जेल में पप्पू यादव राजा की तरह जिंदगी जी रहे थे। तिहाड़ जेल देश की सबसे सख्त और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। यहाँ कानून का राज चलता है और यहाँ बंद होने के बाद किसी भी अपराधी की ताकत, उसका रसूख, सब कुछ बेअसर हो जाता है। लेकिन एक बिहारी बाहुबली नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी समझदारी और तिकड़म से तिहाड़ के नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी तरफ मोड़ लिया। तो ये कहानी है पप्पू यादव की, जिन्होंने तिहाड़ में अपने दिन ऐसे गुजारे जैसे कोई राजा अपने किले में रहता है। नाच गाना से लेकर शाही डिनर सब कुछ तिहाड़ के अंदर ही होता था। ये वो दौर था जब बिहार में अपराध और राजनीति एक दूसरे से गले मिले हुए थे। पप्पू यादव जो खुद सांसद थे, वो जब तिहाड़ पहुंचे तो उनकी पहचान सिर्फ एक बाहुबली के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक सियासी खिलाड़ी के रूप में भी थी। आमतौर पर तिहाड़ जेल में कोई भी बड़ा नेता या बाहुबली आते ही सबसे पहले अपनी सेटिंग जमाने की कोशिश करता है, लेकिन पप्पू यादव का तरीका कुछ अलग था। तो जिस वक्त पप्पू यादव तिहाड़ जेल में थे, उसी वक्त शेर सिंह राणा नाम का भी एक शख्स जेल के अंदर था। इनके अपराध की बात करूं तो शेर सिंह राणा ने देश की राजधानी दिल्ली में डकैत से सांसद बनी फूलन देवी का उनके ही बंगले के आगे मर्डर कर दिया। लेकिन आज की तारीख में वो जाने जाते हैं उस शख्स के नाम से जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत वापस लाई, वो भी जेल से भागकर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काम उन्होंने तिहाड़ जेल से भागकर किया था, जिसका वो दावा करते हैं। और बीते दिनों इन्होंने आज तक रेडियो के पढ़ाकू नितिन वाले पॉडकास्ट में तिहाड़ जेल के बारे में इतनी बातें बताई कि सुनकर मेरे भी होश उड़ गए कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। क्योंकि इन्होंने तो ये भी कहा कि जिसका अप्रोच देश के गृह मंत्री तक होता है वो जेल ही नहीं जाते हैं। खैर, तिहाड़ जेल के बारे में जो सबसे ज्यादा मजेदार बात बताई इन्होंने, वो पप्पू यादव को लेकर है, जो बिहार के पास टाइम गैंगस्टर और पूर्णिया के मौजूदा बाहुबली सांसद है। तो देखिए, तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में आती है। मतलब यहाँ किसी लोकल एमएलए या मंत्री की दखलंदाजी ज्यादा नहीं चलती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी और राज्य की जेलों में जहाँ लोकल नेता राजनीति के दम पर जेल प्रशासन पर दबाव बना लेते हैं ना, वही तिहाड़ में ये काम आसान नहीं था। यहाँ कोई जेलर को ट्रांसफर का डर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि इस जेल का सीधा नियंत्रण होम मिनिस्ट्री के पास होता है। तो भले ही लोग किसी राज्य के जेल के मंत्री से कांटेक्ट भिड़ा रहे, लेकिन गृह मंत्री से अप्रोच करने की ताकत हर किसी के बस की बात नहीं होता, हर किसी का बूता नहीं होता कि उसकी पहुंच सीधे गृह मंत्री के पास हो। पर पप्पू यादव तो अलग मिट्टी के बने हैं। उनका जलवा ही अलग है। जब उन्हें तिहाड़ लाया गया तो उन्होंने जेल के माहौल को समझने में वक्त नहीं लगाया। तुरंत उन्होंने सब स्कैन कर लिया कि यहाँ का सिस्टम चलता कैसे है। तो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में ना पप्पू यादव को रखा गया था। वहीं तिहाड़ जेल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी था। यहाँ तिहाड़ के बाकी हिस्सों की तुलना में ना थोड़ा बेहतर माहौल रहता था, वीआईपी लोग भी रहते थे। तो पप्पू यादव ने यहाँ आते ही अपनी पकड़ जो है ना बनानी शुरू कर दी। वहाँ जाते ही उन्होंने जेल में 2-3 सेल अपने लिए सबसे पहले तो आरक्षित करवा लिया। मतलब आप समझ रहे हैं, 2-3 सेल। वो जेल जिसके नॉर्मल बैरक में स्पेस से 10 गुना ज़्यादा कैदी ठूस दिए जाते हैं। अभी मौजूदा वक्त में भी एक वेब सीरीज आई है ब्लैक वारंट करके, सुनील गुप्ता की किताब पर लिखी गई है। वो किताब भी मैंने पढ़ी है, तो उस किताब में भी पढ़ेंगे, आप सीरीज में भी देखेंगे कि तिहाड़ जेल का हाल क्या होता है। उसी जेल के 3 सेल अकेले एक बाहुबली नेता के कब्जे में था, जहां एक सेल को उन्होंने अपने निजी जिम में तब्दील कर दिया था, पर्सनल जिम। दूसरे में उनका म्यूजिक सिस्टम रहता था, ड्रम वगैरह रखे हुए थे, जहां वो खुद भी ड्रम बजाते थे। अब एक बाहुबली नेता के लिए जेल में ऐसा माहौल बनाना तो अजूबे से कम नहीं था। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने जेल के भीतर ही एक और बड़ा खेल खेला।
उस दौर में तिहाड़ में एक कश्मीरी डबल एजेंट भी बंद था। ये आदमी जो है ना डबल एजेंट, ये आईएसआई और रॉ दोनों के लिए काम करता था और उसके पास बेहिसाब पैसा भी था। वो दुबई में रहता था और कश्मीरी मूवमेंट के लिए फंडिंग की जिम्मेदारी भी संभालता था। लेकिन जब उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया तो उसकी असली ताकत सामने आई। वो जेल के भीतर अनलिमिटेड पैसे खर्च कर सकता था। उसने वकीलों को लाखों करोड़ों रुपए दिए ताकि वो बाहर निकल पाए, पर एजेंसियों ने पहले ही वकीलों को हिदायत दे दी थी कि पैसा लो लेकिन काम मत करो, उसे अंदर ही रहने दो ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। ये डबल एजेंट के लिए था। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में ना तिहाड़ जेल के जो अधिकारी भी थे वो सीधे सीधे उस डबल एजेंट से कोई भी लेन देन करने से डर रहे थे, क्योंकि वो एजेंसी के रडार पर था। तो अगर तिहाड़ जेल के लोग कुछ रिश्वत लेते हैं जो वहाँ के स्टाफ वगैरह है तो वो भी एजेंसी के नज़र में आते हैं। फिर आप समझ ही रहे हैं कि ऐसे में उससे डायरेक्टली रिश्वत लेना तो बहुत बड़ा एक तरह से कहीं नुकसान ही हो सकता था। और पप्पू यादव तो मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने तुरंत मौके के नजाकत को समझ लिया और उन दोनों के बीच की कड़ी बन गए। दरअसल चालाकी से उन्होंने क्या किया, उस डबल एजेंट को अपने संरक्षण में ले लिया। यानी कि भाई हम बाहुबली हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बस मेरे छत्र छाया में रहो तुम। फिर क्या, उन्होंने उसके पैसे का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए किया। फिर पप्पू यादव के इशारे पर उसके पैसे बट रहे थे। जेल के भीतर रोज सैकड़ों कैदियों के लिए स्पेशल खाना बनवाया जाने लगा। सरकारी जिम तो पहले से ही था, लेकिन असली इक्विपमेंट पप्पू यादव ने इसी एजेंट के पैसे से मंगवा लिए। एक बार जब पैसा अंदर आ गया तो अधिकारी भी चुप रहे, क्योंकि कागजों पर सब कुछ सही दिख रहा था और अंदर ही अंदर पैसों का खेल चल ही रहा था। अब देखिए, इस तरह के आरोप जो है तिहाड़ जेल के प्रशासन पर लगना कोई नई बात नहीं है। आज भी ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के टाइम में भी लगा था और भी कई ऐसे मौके आए जब किसी भी जेल के प्रशासन पर ये सवाल उठते रहते हैं। पैसों का लेन देन करके जेल के कुछ स्टाफ कैदियों को वो सुविधा तक दे देते हैं जो जेल में एक तरह से इलीगल है, एक तरह से वहाँ पर वैध नहीं है। तो उस वक्त पप्पू यादव का जेल में जो रौला है ना, वो किसी बड़े डॉन से कम नहीं था। जेल में आमतौर पर अपराधी वक्त काटने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने अपने आसपास एक अलग ही दुनिया बना ली। उनके लिए जेल महज एक ठिकाना था जहां वो अपनी मर्जी से रहते थे, राजा की तरह। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आखिर वो अंदर आए क्यों। अब कई अपराधी ऐसे होते हैं जो जेल में रहकर अपनी बाहुबली छवि को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और वे अक्सर जेल प्रशासन से ही सीधे टकराने की गलती कर बैठते हैं। अपनी ताकत दिखाने लगते हैं कि मैं तो बाहर इतना बड़ा डॉन हूं, तुम मुझे धमकाओगे, तुम मुझे डराओगे। लेकिन पप्पू यादव बड़े ही समझदारी से खुद को उन जैसे छोटे भैये से अलग करके रखते थे। वो किसी से लड़ते नहीं थे, बल्कि सबको अपनी तरफ कर लेते थे। तिहाड़ में भी उन्होंने न सिर्फ जेल प्रशासन को अपने पक्ष में रखा, बल्कि दूसरे कैदियों पर भी अपना प्रभाव जमाए रखा। उनका तरीका साफ था, जो उनकी शरण में रहेगा वो जेल में आराम से रहेगा। कई सारी फिल्मों में, कई सारे वेब सीरीज में आपने ये सब देखा होगा कि वहाँ पर जो ताकतवर कैदी होता है वो अपने अंदर कई सारे लोगों को संरक्षित करके रखता है। क्रिमिनल जस्टिस जैसे वेब सीरीज भी आपने देखा होगा, उसमें भी आपको ये सब कुछ देखने को मिला होगा। ब्लैक वारंट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक किताब पे बनी है जिसके बारे में मैंने बताया। उसमें भी ऐसा दिखता है कि तिहाड़ जेल में उस समय में 90 के दशक के अंदर या उससे पहले भी तिहाड़ जेल के अंदर 3-4 गैंग थे जो अपने अंदर गुट बनाकर, गैंग जो है वो जेल के अंदर भी चल रहा था। कुछ ऐसा माहौल होता है जेल के अंदर भी। अब तिहाड़ में किसी को अपनी मर्जी से रहने की सहूलियत मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन पप्पू यादव ने ये कर दिखाया। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और तिहाड़ के भीतर भी सत्ता का केंद्र बने रहे। वहां उन्होंने जो भी कुछ किया वो एक तरह से कहते हैं कि कागजों पे गैर कानूनी नहीं था, लेकिन सिस्टम को अपने पक्ष में झुकाने का हुनर उन्होंने बखूबी दिखाया। यही वजह थी कि तिहाड़ जैसे सख्त जेल में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। हालांकि भले ही लोग बाहुबलियों का रौला देख खुश हो ले, समर्थक कहने लगे कि हमारे नेता का तो जलवा है, जेल में भी कमाल कर दिया, लेकिन असल में ये हमारे सिस्टम की नाकामयाबी है। तभी तिहाड़ जेल में रहते हुए शेर सिंह राणा भी जेल तोड़कर भाग गया और अब पॉडकास्ट में वही शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल की कहानियां भी सुना रहे हैं। हालांकि शेर सिंह राणा नाम भी बड़ा विवाद है और वो जो कहते हैं वो बात भी विवादित रहता ही है। जैसा कि उन्होंने पप्पू यादव के बारे में जो इतनी सारी बातें बताई, जो मैंने आपको कहानी की तरह बताई,
अब आज पप्पू यादव तो राजनीति में वापस हो चुके हैं, उनकी वापसी हो चुकी है और वो फिर से एक बार संसद में पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनके बारे में हुई इतनी बातों को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे आपको क्या लगता है, माननीय पुनिया सांसद पप्पू यादव सच में तिहाड़ में राजा की तरह जी रहे थे, या सारी बातें जो है वो लॉरेंस की न्यूज़ जैसी है कि 24 घंटे में सब खत्म हो जाएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में तिहाड़ जेल में किसी का इतना रौला हो सकता है या नहीं। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिख रहा होगा वो भी दबा दीजिए, ताकि जो भी कहानी लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।